हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डेटाबेसेस की जर्नी। और इस जर्नी की सबसे पहली क्लास में हम बात करेंगे डेटाबेस के फंडामेंटल्स के बारे में। अगर आपको डेटाबेस या एसक्यूएल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं, डेटाबेस की ज़रूरत क्यों है, और जो सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, ये क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। और फिर फाइनली हम समझेंगे कि एसक्यूएल एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि डेटा क्या है। तो फ्रेंड्स, डेटा जो है वो कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स, फिगर्स या ऑब्जर्वेशन का। आप जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, अगर आप उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें तो वो डेटा बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक नोटबुक लेकर निकला बाहर और मैंने ये चीज़ें नोट की। रोहित 25, दिल्ली 500, डेट है, लैपटॉप है। अब ये क्या है, ये डेटा है। हमें नहीं पता कि इससे हम क्या मीनिंग अभी निकालें, अभी हमें इसका मीनिंग नहीं पता है। बस हमें ये पता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेटा है हमारे पास। अब फिर बात आती है कि आखिर इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। डेटा क्या होता है? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स जो हम कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिख दी, रोहित 25, दिल्ली 500। ये क्या है? ये रॉ फैक्ट्स हैं, हमें नहीं आइडिया है कि इनका करना क्या है। फिर इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल डेटा। अब ये जो डेटा हमारे पास है, इससे अगर हम कुछ मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन या कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऐसा निकाल दे कि जिससे इसकी मीनिंग बन जाए, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा जो है ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। और जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इस पे एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं, तो फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अब फॉर एग्जांपल आप स्विगी को समझ सकते हैं। सपोज करिए कि स्विगी जो है, अ, उसके पास डेली ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, तो स्विगी के पास क्या है? डेटा है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। स्विगी को नहीं पता कि इस डेटा का हम क्या कर सकते हैं, बस उनके पास डेली बेसिस पे वो डेटा गैदर हो रहा है। सपोज उनके पास 10,000 ऑर्डर्स का डेटा है। अब उस पर क्या किया जाता है? एनालिसिस की जाती है, मतलब डेटा को प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म, ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर ये पता चलता है कि 60% जो ऑर्डर्स हैं वो 7 पीएम से 10 पीएम के बीच में हो रहे हैं। अब ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिली है, इसको क्या कहेंगे? डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन का यूज हम क्या कर सकते हैं? इस इंफॉर्मेशन का हम यूज कर सकते हैं डिसीजंस फॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल, अगर 60% ऑर्डर्स 7 से 10 बजे के बीच में हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम डिलीवरी पार्टनर्स को इवनिंग में उस पर्टिकुलर एरिया या उस पर्टिकुलर जगह या 7 से 10 पीएम ऑल ओवर इंडिया हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे बिजनेसेस को एफिशिएंटली आगे या चलने या बढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये था डेटा और इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब सिंपल ये है कि डेटा जो है ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं कुछ भी स्टोर करना स्टार्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल शिवम 32, डेट स्टोर कर लेते हैं 26/07/2000। ठीक है, मतलब कुछ भी मैं ऐसे रैंडमली कोई भी चीज स्टोर करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ये क्या है? ये है डेटा हमारे पास। अब अगर इस पे मैं प्रॉपर एनालिसिस कर दूं, प्रॉपर सारी चीजें इस पे परफॉर्म कर दूं, तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मीनिंगफुल या इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डेटा कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है डेटा का, वो है स्ट्रक्चर डेटा। डेटा हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर आईडी है 101, 102, 103, नेम प्रॉपर दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, सिटी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर डेटा है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज्ड है डेटा। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, कस्टमर रिकॉर्ड्स, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, ऑर्डर्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब ये सब क्या है? ये सब स्ट्रक्चर डेटा है। अब जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं
इस टाइप के डेटा को प्रोसेस करने में। अब हमारे पास सेकेंड टाइप का डेटा आता है जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा डेटा होता है जो टेबल की तरह तो नहीं लगता। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो स्ट्रक्चर डेटा है ये टेबुलर डेटा होता है, मतलब इसको टेबल्स मतलब रोज एंड कॉलम्स में अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है ये टेबुलर डेटा नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ चीज़ें या कुछ पैटर्न्स इसमें भी देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कुछ स्टोर कर रहे हैं, नेम, एज, सिटी। अब ये टेबुलर फॉर्म में तो नहीं है, फिर भी एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखा जा सकता है। अब इसका सिंपल एग्जांपल क्या है? इसका सिंपल एग्जांपल है जेसॉन, एक्सएमएल, एचटीएमएल। तो ये सब सेमी स्ट्रक्चर डेटा में आते हैं। इसके बाद आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास एक फोटोग्राफ है, एक यूट्यूब वीडियो है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, मूवी, सॉन्ग या कोई सीसीटीवी फुटेज है। अब क्या होगा कि नॉर्मली ये जो डेटा है हमारे पास ये रोज एंड कॉलम्स में फिट नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन अब जब मैं डेटाबेसेस की बात करता हूं तो आप सिर्फ ये मत समझ लेना कि डेटाबेसेस सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा को ही स्टोर करते हैं। आज के टाइम पे ऐसे बहुत से डेटाबेसेस आ गए हैं जो ऐसे डिजाइंड हैं कि वो किसी भी फॉर्म के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो स्पेशली इसीलिए डिजाइन किए गए थे कि वो स्ट्रक्चर्ड या टेबुलर डेटा को स्टोर कर सकें। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है कि हमें आखिर डेटाबेस की ज़रूरत क्यों है। अब आप सब हो सकता है कि स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तो यहाँ पे मैं एक कॉलेज का एग्जांपल लेता हूँ। अब कॉलेज में बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ढेर सारे टीचर्स हैं, कोर्सेज, फीस की इंफॉर्मेशन, अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन, एग्ज़ाम रिजल्ट्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी। अब अगर हमें इनिशियली ये सारी चीज़ें स्टोर करनी हो तो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे? सबसे सिंपल तरीका है कि हम इन्हें एक्सेल फाइल में स्टोर कर देंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स डॉट एक्सएल एस एक्स, मतलब एक स्टूडेंट का एक्सेल फाइल बनाया, उसमें स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी, टीचर्स की सारी फाइल स्टोर कर दी। अब जब तक उस कॉलेज या उस स्कूल में लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, सपोज 500 to 1000, तब तक तो ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन सपोज उस पर्टिकुलर कॉलेज में 50,000 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। कैसी प्रॉब्लम्स? सबसे पहली प्रॉब्लम ये होगी कि डेटा डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास और डेट, हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास स्टूडेंट्स टेबल है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज राहुल है, ये क्लास ले रहा है बीटेक की, और यहाँ पे कुछ डेट है। अब फिर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि राहुल का फिर से लॉग यहाँ पे रिपीट हो जाए, और इसी को कहते हैं डेटा रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन। तो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स की एक्सेल फाइल है उसमें तो कुछ ऐसा दिया हुआ है, और ये नेम है, ये क्लास है, ये डेट है। अब यहाँ पे दिया हुआ है राहुल, ये बीटेक में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब फी वाली टेबल या फी वाला एक्सेल देखा जाए तो उसमें ऐसा लिखा हो राहुल और ये कर रहा है एमटेक। तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि डेटा इनकंसिस्टेंसी हमारे पास आ रही है, डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, डेटा वेरी कर रहा है टेबल टू टेबल। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अब फिर आती है सर्चिंग की प्रॉब्लम। सर्चिंग की प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली हमारे पास अगर 50,000 स्टूडेंट्स हैं और इनका हम डेटा एक एक्सेल में स्टोर कर रहे हैं और उस पर हम सर्च परफॉर्म करेंगे तो वो काफ़ी स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो मॉडर्न रिलेशनल डेटाबेसेस बने हैं उसमें हम प्रॉपर इंडेक्सिंग कर सकते हैं जिससे कि सर्च बहुत फास्ट हो जाता है। अब एक चीज़ और है जो है कॉन्करेंसी। फॉर एग्जांपल किसी किसी पर्टिकुलर एक टेबल को अगर मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें
कंकरेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे कोर्स अपडेट किया एमटेक, और इससे पहले किसी ने इसे सिर्फ व्यू किया था, इसे देखा था। अब उसने क्या देखा था, उसने किस बेसिस पे इंफॉर्मेशन बनाई थी कि यहाँ पे कोर्स है बीटेक। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। अब ये जो एक्सेल में हम फाइल स्टोर कर रहे हैं ये इतने सिक्योर नहीं है। कल को अगर ये सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं या हमारा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है तो हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी सिक्योरिटी और डेटा रिकवरी की प्रॉब्लम। अब हम आते हैं कि फाइल सिस्टम और डेटाबेसेस में आखिर डिफरेंस क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम डेटा को फाइल सिस्टम में स्टोर कर लें। बेसिक एक हम फाइल बनाएं, उसमें सारी चीज़ें स्टोर होती रहें। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा क्यों करना सही नहीं है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कस्टमर्स की टेबल है प्रॉपर। ये CSV फाइल्स भी हो सकती हैं, एक्सेल फाइल भी हो सकती है, या जेसन ही हो सकती है। ठीक है, अब इसमें सारा डेटा स्टोर्ड है। अब ये है हमारी फाइल बेस्ड अप्रोच। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आपको एक स्पेशलाइज सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे कि आप डेटाबेसेस को बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अब फाइल सिस्टम अगर आपको समझना है, सपोज करो कि हमारे पास 50,000 पेपर्स हैं एक रूम में। ठीक है, उसमें हमने रैंडमली यहाँ सेल बना के, यहाँ सेल बना के, यहाँ सेल बना के 50,000 पेपर्स हमने स्टोर कर दिया है। अब इसे एक्सेस करना होगा, इससे कुछ रिट्रीव करना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होगी, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पर डेटाबेसेस ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। डेटाबेस को आप एक लाइब्रेरी सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी में होता है कि जैसे लाइब्रेरी में होता है कि मैथ्स की बुक यहाँ पे रहेंगी, सोशल साइंस की बुक्स यहाँ पे रहेंगी, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक इधर रहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमें प्रॉपर पता होता है कि हमें सर्च एग्जैक्टली कहाँ पे करना है। तो सेम यही चीज़ डेटाबेस करता है। इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं, परमिशंस सेट कर सकते हैं, कैटलॉगिंग कर सकते हैं, आसानी से सर्च कर सकते हैं, कंकरेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बैकअप भी है। चलिए, ये हो गया फाइल सिस्टम और डेटाबेस में डिफरेंस। अब बात ये आती है कि हम आसानी से स्प्रेडशीट या एक्सेल में भी तो डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये बात सही भी है। एक्सेल या स्प्रेडशीट ये तभी तक सही है जब तक डेटा बहुत स्मॉल है। फॉर एग्जांपल, अगर डेटा कुछ 5,000 to 10,000 है, हम किसी तरीके से तो इस एक्सेल पे ये मैनेज कर सकते हैं, उस पर एनालिसिस भी कर सकते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें अगर अमेजोन की। अब अमेजोन के पास 500 million to 800 million ऐसे कस्टमर्स हैं। बस सोचो कि अगर ये 500 million कस्टमर्स का डेटा आप स्प्रेडशीट में डाल दो और उस पर ये सारी चीज़ें परफॉर्म करो तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि पूरा जो हमारा स्प्रेडशीट है वो क्रैश कर सकता है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि स्प्रेडशीट क्या है, कि एक पर्सन डेटा सेट के साथ काम कर रहा है। अब डेटा बेसिस क्या होते हैं? एक ऐसा एप्लीकेशन जो कंटिन्यूअसली डेटा के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। अब डेटाबेस हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉन्करेंट एक्सेस। अगर ये हमारा डेटाबेस है, सही से बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अगर डेटाबेस है, ये यूज़र 1 है, यहाँ पे यूज़र 2 है, यूज़र 2, यहाँ पे यूज़र 3 है। तो ये एक साथ इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं और कंकरेंसी भी नहीं आएगी। ठीक है, और डेटाबेसेस हमें ट्रांजैक्शंस का कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, परमिशंस दे सकते हैं हम, कि जो फाइनेंस का बंदा होगा वो सिर्फ उससे रिलेटेड टेबल्स या इंफॉर्मेशन देख सके, और जो कस्टमर सर्विस का बंदा होगा वो सिर्फ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सके। ठीक है, हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं जिससे कि सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। और इसके अलावा हम स्केलेबल क्वेरी भी बना सकते हैं, हम रिकवरी मैकेनिज्म भी लगा सकते हैं। ठीक है, इतना सारा कुछ डिस्कशन करने के बाद अब हम आखिर इस पे आते हैं कि डेटाबेसेस होते क्या हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का, जो डिज़ाइन किया गया है ऐसे कि डेटा स्टोर कर सकें, हम मैनेज कर सकें, रिट्रीव कर सकें, और उसको एफिशिएंटली अपडेट कर सकें। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि एक ई कॉमर्स कोई भी वेबसाइट है तो उसमें क्या क्या डेटा हो सकता है। उसमें कस्टमर्स का डेटा हो सकता है, प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, रिव्यूज, एड्रेसेस।
ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। लेकिन आपको जो एक चीज़ समझनी है वो ये है कि डेटाबेस का मतलब टेबल्स नहीं होता है। डेटाबेस इससे भी ज़्यादा है। अब डेटाबेस में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आपको अभी तक यही लग रहा होगा कि डेटाबेस में सिर्फ टेबल्स होती हैं। नहीं, डेटाबेस में टेबल्स हो सकते हैं, डेटाबेस में व्यूज हो सकते हैं, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट्स, फंक्शंस, स्कीमास, सीक्वेंसेस, ये सारी चीज़ें डेटाबेस में हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस क्या है और डीबीएमएस क्या है, मतलब डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटाबेस को आप बुक की तरह समझ सकते हो। सपोज आपके पास एक बुक है, ये दूसरी बुक है, ये तीसरी बुक है, तो इसको बोल सकते हो ये डेटाबेस 1 है, ये डेटाबेस 2 है, ये डेटाबेस 3 है। ठीक है। लेकिन अब डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सिस्टम है। डीबीएमएस एक सिस्टम है जो इन डेटाबेसेस को मैनेज करता है। ठीक है। तो एक्चुअल फ्लो क्या होता है कि डेटाबेसेस जो है वो एक्चुअल डेटा स्टोर करते हैं, और डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो उन डेटा को मैनेज करता है। अब डीबीएमएस के बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेसेस। तो आप जब सपोज पोस्टग्रेस एसक्यूएल इंस्टॉल कर रहे हो तो आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो। अब वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल क्या करेगा? पोस्टग्रेस एसक्यूएल आपको डेटाबेसेस को एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करेगा। अब बात ये आती है कि डीबीएमएस एक्चुअली करते क्या है, क्यों हमें रिक्वायरमेंट है डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस हमें क्या एफिशिएंटली डेटा को स्टोर करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम आसानी से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा डीबीएमएस सिक्योरिटी को भी हैंडल करता है कि डेटा एक्सेस कौन कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अगर पूरा डेटा है तो ज़रूरी नहीं कि सारा डेटा फाइनेंस वाले पर्सन को दिखा दिया जाए, या सारा डेटा कस्टमर सपोर्ट वाले को दिखा दिया जाए, या सारा डेटा इंजीनियरिंग टीम को दिखा दी जाए। ये ज़रूरी नहीं है। तो कौन डेटा एक्सेस कर सकता है, ये हम डीबीएमएस हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अब डीबीएमएस जो है वो हमें कंकरेंसी भी प्रोवाइड करता है, कंकरेंसी कंट्रोल प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर 100 यूजर्स इस डेटाबेस पे कुछ फंक्शंस, कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर वो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी ये प्रोवाइड करता है। ठीक है। डीबीएमएस हमें ट्रांजैक्शंस का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। ट्रांजैक्शंस या जो ऑपरेशंस डेटाबेस पे हो रहा है, रीड या राइट ऑपरेशन जो भी हो रहा है, ये रिलायबली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये हमें कंस्ट्रेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं कि इनवैलिड डेटा, अब ऐसा तो नहीं है कि डेटाबेसिस में जो मन वो डेटा डाल दो, तो ये कंस्ट्रेंट भी प्रोवाइड कर सकता है कि पर्टिकुलर फिक्स टाइप का डेटा ही इधर जा सकता है, इस पर्टिकुलर टेबल में जा सकता है। इसके अलावा ये हमें बैकअप, रिकवरी और क्वेरी प्रोसेसिंग भी ये बहुत फास्ट बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि डीबीएमएस एक्चुअली करते क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डीबीएमएस जो है वो एक सिंपल फाइल स्टोरेज सिस्टम से कहीं ज़्यादा है। अब बात आती है कि आखिर ये आरडीबीएमएस क्या है होता है। तो आरडीबीएमएस का जो फुल फॉर्म है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशनल डेटाबेस का मतलब कि जो हमारा डेटा है वो टेबल्स में ऑर्गेनाइज रहेगा, और उस टेबल्स में रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कस्टमर का डेटा है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास कस्टमर आईडी और नेम है। अब हमारे पास ऑर्डर्स का भी डेटा है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और अमाउंट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कस्टमर और ऑर्डर टेबल जो है वो कस्टमर आईडी से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। वही यहाँ पे बोला गया है कि कस्टमर की जो कस्टमर आईडी है वो ऑर्डर्स की कस्टमर आईडी के इक्वल है, ऐसा आप बोल सकते हो। इससे क्या होता है, इससे एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज होता है, और यही मेन फंक्शन है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, आरडीबीएमएस का, जो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे बताना कि हम सारी चीज़ें एक बड़े टेबल में भी तो रख सकते थे। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम एक बड़ा सा टेबल बना दें, नेम, डेट, कोर्स या जो भी चीज़ें हैं, और इसमें सारा कुछ स्टोर कर दें। तो हम आखिर ऐसा करते क्यों नहीं है, ये आप लोग मुझे बताना।
अब फिर आता है एग्जाम्पल्स RDBMS का। तो RDBMS के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पोस्टग्रेस एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेसेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या एसक्यूएल लाइट। ठीक है। अब आप एसक्यूएल और पोस्टग्रेस एसक्यूएल, इन दोनों को सेम मत समझना, ये दोनों बहुत अलग सी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। सपोज ये आपके पास RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब अगर आपको इससे कुछ इंफॉर्मेशन लानी है, तो आप ऐसे प्लेन इंग्लिश में तो बात करोगे नहीं कि मुझे सारे कस्टमर्स दे दो जिनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 200 रुपीज़ से ज़्यादा है, ऐसे तो आप बात करोगे नहीं। तो डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस से एफिशिएंटली बात करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्रिएट की गई, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और यही वो लैंग्वेज है जिससे हम रिलेशनल डेटाबेसेस से आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये क्वेरी लिखते हैं अपने क्वेरी एडिटर में, अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम डेटाबेसेस से कह रहे हैं कि मुझे सारा रिकॉर्ड दे दो कस्टमर टेबल का। ठीक है। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, जैसे सिलेक्ट क्या है, स्टार क्या है, फ्रॉम क्या है, कस्टमर्स क्या है। कस्टमर्स तो आपको पता ही होगा, टेबल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सेम ऐसा है जैसे हम बोलते हैं कि इंसर्ट इनटू कस्टमर्स नेम सिटी वैल्यूज, जो है शिवम है, लखनऊ है। तो इसमें हम बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को ऐड कर दो। ठीक है। कहाँ पे? कस्टमर्स टेबल में। तो एसक्यूएल सिंपली हमें ये एबिलिटी देता है कि हम रिलेशनल डेटाबेसेस से आसानी से बात कर सकें। अब बात आती है कि एसक्यूएल और पोस्टग्रेस एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। तो एक सिंपल डिफरेंस ये है कि एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है, और पोस्टग्रेस एसक्यूएल है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एसक्यूएल को समझता है। फॉर एग्जांपल, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इससे हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे? इससे इंटरेक्ट करेंगे हम एसक्यूएल के थ्रू। अब बात ये आती है कि इज एसक्यूएल ओनली फॉर पोस्टग्रेस एसक्यूएल? क्या एसक्यूएल सिर्फ पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ काम करता है? तो आंसर है नहीं। एसक्यूएल जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो ये बहुत ढेर सारे अदर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स के साथ भी काम करता है। जैसे एसक्यूएल की क्वेरी जो है वो पोस्टग्रेस एसक्यूएल में भी चलेगी, माई एसक्यूएल में भी, ओरेकल एसक्यूएल सर्वर में भी। लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स के अकॉर्डिंग सिंटैक्स और एक्सटेंशंस चेंज होते रहते हैं। तो ये आप अलग अलग जब डीबीएमएस पढ़ोगे तो वो आपको पता चल जाएगा। अब बात ये आती है कि आखिर डेटाबेस सर्वर क्या होता है। तो डेटाबेस सर्वर एक सिस्टम है या एक प्रोसेस है जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर रन करता है, और जो हम क्लाइंट क्लाइंट कौन है? हम हैं। जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है उसे सुनता है और फिर आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर होता है जो सारी प्रोसेसेस को मैनेज करता है। डेटाबेस कनेक्शन बनाना हो या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी हो, तो वो कौन करता है? पोस्टग्रेस एसक्यूएल सर्वर। अब इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि एक रेस्टोरेंट है, हम क्या हैं? हम कस्टमर हैं बेसिकली। डी वीवर क्या है? डी वीवर आप ऐसा समझ सकते हो कि डेटाबेस क्लाइंट है। अभी के लिए इसको आप समझ लो कि वेटर है। अब पोस्टग्रेस एसक्यूएल क्या होगा? ये किचन होगा। डेटाबेस को आप इंग्रेडिएंट्स या ऑर्गेनाइज इन्वेंटरी समझ लो, और एसक्यूएल क्या होगा? हमारा ऑर्डर होगा। अब जैसे कि हम डी वीवर को बताते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो डी वीवर क्या करता है? डी वीवर ये रिक्वेस्ट पोस्टग्रेस एसक्यूएल को सेंड करेगा। ठीक है। मतलब डी वीवर वेटर को हमने क्या बताया? कोई क्वेरी दी हमने, तो ये क्या करेगा? ये इसको पोस्टग्रेस एसक्यूएल या किचन में ये प्रोसेस करेगा आगे। अब ये जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, ये रिजल्ट बैक करेगा, मतलब फिर ये आगे डेटाबेस से जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकालेगा और रिजल्ट हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है। और वो रिजल्ट फिर हमें डी वीवर पे भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डेटाबेस क्लाइंट क्या है। तो डेटाबेस क्लाइंट जो है वो टूल है या एप्लीकेशन है जिससे हम डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं और उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब बहुत से डेटाबेस क्लाइंट्स होते हैं, जैसे डी बीवर है, पी एस क्यू एल है, पीजी एडमिन है, एप्लीकेशन कोड्स हैं, बहुत से आईडी टूल्स भी होते हैं।
अब होता क्या है कि हम जो है वो जब एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो वो किसके पास जाता है, डीबी क्लाइंट के पास जाता है। और हम इस कोर्स में डी वीवर का यूज करेंगे, तो आप लोग पोस्टग्रेस एसक्यूएल और डी वीवर इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे हम कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो वो डीबी क्लाइंट के पास जाता है। डीबी क्लाइंट कौन है, डी वीवर। अब डी वीवर जो है वो नेटवर्क या कनेक्शन स्टेबलाइज करता है किसके साथ, डेटाबेस सर्वर के साथ, जो क्या है, कौन है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल का डेटाबेस सर्वर। और फिर ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल जो है ये डेटाबेस से क्या करता है, कांटेक्ट करता है, और जो भी फाइल्स या सिस्टम्स स्टोर्ड हैं, जो भी हमारी क्वेरी थी, वो रिटर्न कहाँ पे करता है, हमें करता है। तो बेसिक सा एक फ्लो ये है कि हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं, डी वीवर वो एसक्यूएल की क्वेरी पोस्टग्रेस एसक्यूएल को भेजता है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल क्या करता है, उस क्वेरी, फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट टेबल के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया था, वो स्टूडेंट के टेबल में फाइंड करता है, रीड करता है, और फिर रिजल्ट किसे रिटर्न करता है, डी वीवर को। और डी वीवर पे जैसे रिजल्ट रिटर्न होता है हम उसे देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। आज हमने बेसिकली ये चीज़ें पढ़ी कि जो डेटा होता है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और उस डेटाबेस को जब हम मीनिंगफुली प्रोसेस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाता है। फिर हमने पढ़ा कि आखिर डेटाबेसेस क्या होते हैं। तो डेटाबेसेस ऑर्गेनाइज्ड डेटा हैं। बेसिकली हमने डेटा को अच्छी जगह कहीं पे ऑर्गेनाइज कर दिया तो वो डेटाबेस बन गया। आपने मिलिट्री बेस के बारे में सुना होगा, है ना, कि जहाँ पे मिलिट्री अपना कैंप लगा ले वो क्या हो जाता है, मिलिट्री बेस। तो सेम आप ऐसा भी समझ सकते हो कि डेटा बेस जहाँ बहुत ढेर सारे डेटा इकट्ठा हो जाए वो डेटा बेस बन जाता है। अब इस मिलिट्री कैंप को संभालने के लिए कोई ना कोई तो होता होगा, इनका स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जो भी होते होंगे। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से डेटाबेसेस को संभालने के लिए हमें डीबीएमएस चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेसेस को मैनेज कर सके। ठीक है। अब बात आती कि जब डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस को मैनेज कर रहा है तो ये आरडीबीएमएस क्या है, ये आरडीबीएमएस भी डीबीएमएस है, और वो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है। और डिफरेंस है, आप समझना। डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है डेटाबेसेस को। आरडीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस भी एक सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल मॉडल को या रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल क्या है। तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल आपका आरडीबीएमएस है, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा डी वीवर क्या है। तो डी वीवर जो है वो क्लाइंट है जो हमें पोस्टग्रेस एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करता है और इंटरेक्ट करता है। ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और जाने से पहले मैं ये आपको कहूँगा कि आप अपने लैपटॉप में पोस्टग्रेस एसक्यूएल और डी वीवर ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि आगे की जितनी भी क्लासेस हैं वो इसी पे बेस्ड रहेंगी। ओके, थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।